हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अपना प्रोफेसर सॉरी होम साइंस की पाठशाला पर। तो फटाफट सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। यस, हेलो एवरीवन, हेलो कनिष्का, हेलो इब्रा एंड हेलो लवी, हेलो अंशिका। तो कैसे हैं आप सभी? एक्चुअली क्लास नहीं हो पाई थी कल भी आपकी, और आज जो हमारी दिन वाली क्लास थी जो डे में रहती है वो भी नहीं हो पाई क्योंकि कल से ही लाइट कट है मेरे यहाँ पर। और आज भी फुल डे लाइट का इशू रहा, इस वजह से मैं आज वाईटी की क्लास नहीं ले रही हूँ। और यहाँ मैंने ओपन सेशन रखा है, तो आप सब स्टूडेंट्स यहाँ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है दिसंबर वाले बैच की, और आज से हम अपनी थ्योरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट फर्स्ट को आज से हम कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट यूनिट आपकी फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की ही है और इसी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा-सा देखते हैं हिस्ट्री। हम सबसे पहले फूड साइंस और जो अपना न्यूट्रिशन है उसकी हिस्ट्री देखेंगे। क्योंकि आपके जो टीजीटी, पीजीटी ये सब एग्ज़ाम हैं, क्योंकि मैं इस बार इस कोर्स को इस तरह से यहाँ पर, क्योंकि मेरा खुद का चैनल है तो मेरी मर्ज़ी है, मुझे किसी के ऑर्डर को फ़ॉलो नहीं करना है। जैसा पिछली बार मुझे ऑर्डर को फ़ॉलो करने की वज़ह से आपके सिलेबस में से काफ़ी सारी यहाँ पर थ्योरी जो है वो कट करनी पड़ी थी। तो इस बार कुछ कट नहीं होगा और सब कुछ मैं यहाँ पर आपको दूँगी, जिससे आपकी जो अदर एग्ज़ाम भी आप ट्राई करें, तो वो भी आपके ईज़िली क्वालीफाई हो जाएँ। वैसे तो इस तरह से पढ़ाती हूँ कि आपके उन एग्ज़ाम्स में भी डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाते हैं, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन जो नहीं बनता है, इस बार कोशिश करूँगी कि वो भी यहीं पर आपके मैं कंप्लीट करा दूँ। ओके? या तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर आज फूड से स्टार्ट करने वाले हैं और न्यूट्रिशन, पोषण से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पोषण विज्ञान जो होता है, पोषण विज्ञान में ही हम किसको फूड को इंक्लूड करके पढ़ते हैं, क्योंकि भोजन में से क्या मिलता है, हमें पोषण मिलता है। भोजन में ही, फूड में ही हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जिनकी स्टडी हम पोषण विज्ञान में करते हैं। तो ये तो थोड़ा-सा लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। बस जहाँ जो हमारे यहाँ पर काम की बात है, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से बात करते हैं। फ्रेंच वैज्ञानिक थे एंटोनी लेवाइज़र, और इन्हीं को पोषण विज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही न्यूट्रिशन के फील्ड में सबसे ज़्यादा काम किया है। तो पोषण विज्ञान का जनक कह लो, पोषण विज्ञान के फादर कह लो, पिता कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो एंटोनी लेवाइज़र हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट होता रहता है। तो इन्होंने ही रसायन विज्ञान और पोषण के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जिस वजह से इनको पोषण विज्ञान का जनक माना जाता है। और इन्होंने काम क्या किया था, थोड़ा-सा इनके काम को भी देख लेते हैं। तो लेवाइज़र ने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया था कि जो भी रासायनिक यौगिक होते हैं, अब जो हम भोजन खाते हैं उसमें जो आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब जैसे कॉपर, आपका यहाँ पर आयरन, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? ये सब रासायनिक यौगिक ही हैं, केमिकल कंपाउंड ही हैं ये सब। तो ये सब शरीर में क्या होते हैं? ऑक्सीकृत होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन होता है, और इस प्रक्रिया के उपरांत हमारे पास क्या आता है? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का उत्पादन होता है। और यही बात हम करते हैं कि हमारे फूड से हमें क्या मिला? हमें मिला ग्लूकोज़। ग्लूकोज़ का हुआ यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण होने के बाद जब ऑक्सीजन है ज्वलनशील गैस, इसने जलाया ग्लूकोज को, तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिला? एटीपी, मतलब ऊर्जा मिली। ऊर्जा के साथ हमें यहाँ पर H2O जल मिला, और जल के साथ यहाँ पर हमें CO2 मिली। तो CO2 कहाँ चली गई? CO2 हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर क्या बना? यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बना, मतलब अनाक्सीकृत, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो अब हमारा ब्लड क्या हो गया? अब हमारा ब्लड यहाँ पर हो गया अशुद्ध। तो वो यहाँ पर चला गया किसके पास? वो वापिस जाता है हमारे फेफड़ों के पास, एंड देन वहाँ पर इसको प्यूरिफाई किया जाता है, और इससे जो कार्बन
ऑक्साइड बाइंड हो गई है उसको निकाल कर सांस के द्वारा बाहर निकाल देंगे और फिर सांस से जो ऑक्सीजन आई उस ऑक्सीजन को उसी हीमोग्लोबिन पे दोबारा बाइंड अप कर देंगे और अब हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा, मतलब वो प्यूरिफाई हो जाएगा और वापस से हमारी सेल में भेज दिया जाएगा, जहां भी जिस भी सेल में जरूरत है ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की, ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन की, वो वापस आएगा सेल के पास एंड फिर देन यही प्रोसेस दोबारा होगा। बात करते हैं H2O की, तो H2O को तो हम काफी यहाँ जल को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि जल जो है यूरिन के द्वारा भी पास आउट होता है, हमारी स्किन भी पास आउट करती है, हम जो सांस लेते हैं हमारे सांस में भी कुछ मात्रा में यहाँ पर वाटर होता है और कई बार क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर वाटर की कमी आ जाती है, तो ये जो वाटर बनता है हमारे ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के दौरान, इसी वाटर को हमारी बॉडी क्या कर लेती है, यूटिलाइज कर लेती है, इसी का उपभोग कर लेती है। और अगर हमारे बॉडी में पहले ही पानी ठीक ठाक है तो फिर इस वाटर को हमारी बॉडी क्या कर देती है, इसको निष्कासित कर देती है, बॉडी से बाहर इसका हम त्याग कर देते हैं, चाहे वो यूरिन के द्वारा करो, चाहे वो हम अपनी स्किन के द्वारा करो, हमारी स्किन पर जो छोटे-छोटे पोर्स होते हैं जिनसे स्वेटिंग होती है, तो वहां से बाहर निकाल दिया जाता है और हमारी सांस से भी। तो वो कितने परसेंट में निकलता है तो इसको हम देखेंगे डिटेल में जब जल वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर, राइट। तो इन्होंने ही किसने, लवाइजर ने ही श्वसन प्रक्रिया को भी समझाया था और इन्होंने ही कैलोरी मीटर का भी आविष्कार किया था। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, मेनली आपके जो छोटे लेवल के एग्जाम है टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, आपका जैसे अभी बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है तो उनमें ये सब फैक्ट पूछे जाते हैं। नेट में ये सब फैक्ट बहुत पहले पूछे जाते थे लेकिन अब करंटली नेट में ये फैक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं। ओके, तो इन सबको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। आगे देखते हैं, तो फिर बात आती है 1753 की। तो यहाँ पर डॉक्टर जेम्स लिंड ने अपनी एक बुक लिखी, ए ट्रीटिस ऑन द स्कर्वी। तो इन्होंने इस बुक में क्या कहा, इन्होंने इस बुक में कहा क्योंकि जो स्कर्वी रोग है वो मोस्टली किसमें देखा गया, वो देखा गया जो भी समुद्री यात्रा करते थे, जो भी नाविक थे, उन्होंने इसी के ऊपर ये अपनी बुक जो थी पब्लिश की थी और इन्होंने बताया था कि जो भी लोग ज्यादा दिनों तक, लंबे समय तक समुद्री यात्रा करते हैं तो वो यहाँ पर फल सब्जियों का सेवन नहीं कर पाते हैं और इसी कारण उनकी बॉडी में हो जाती है यहाँ पर किसी एक विटामिन की कमी और जो संबंधित है किससे, स्कर्वी से। ठीक है, उस टाइम इनको नहीं पता था कि किस विटामिन से संबंधित है, अब तो हमें पता है लेकिन उस टाइम नहीं पता था। तो इसीलिए इन्होंने अपनी ये बुक प्रकाशित की और इसमें बताया कि जो ब्रिटिश नाविक थे उनमें जो स्कर्वी नामक रोग हुआ उसको हम नींबू के सेवन के द्वारा ठीक कर सकते हैं और यहाँ से ही फिर जो विटामिन हमारा स्कर्वी रोग का उपचार करता है उसकी यहाँ पर खोज हुई। इसके बाद एक महत्वपूर्ण खोज जस्टस बोन लाइमिंग 1842 में की इन्होंने और इन्होंने घोषणा की कि शरीर में ऑक्सीकृत होने वाले तत्व कार्बन व हाइड्रोजन ना होकर कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन है। कार्ल वाइट ने भी कुछ बताया, इन्होंने 1862 में मानव श्वसन कैलोरी मीटर द्वारा मनुष्य की ऊर्जा की आवश्यकता की गणना की और ये कुछ फैक्ट हैं जो डायरेक्ट आपके जो आपके छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें डायरेक्ट यही यहाँ से ही इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। मानव की ऊर्जा की आवश्यकता को ज्ञात करने की दिशा में एटवाटर का नाम तो आपने सुना ही होगा, इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। और जो बर्नार्ड थे, बर्नार्ड ने 1860 में हमें बताया कि जो हमारी शारीरिक वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन द्वारा भी संश्लेषित की जा सकती है। फिर यहाँ पर कैश्मीर फंक सर आए पोलैंड के, इन्होंने विटामिन शब्द ये लेकर आए, पहले ये लेकर आए विटामिन की जगह वाइटल प्लस एमीन और फिर ये वाइटल एमीन मिलकर बन गया आपका विटामिन। तो कैश्मीर फंक को जाना जाता है विटामिन शब्द की खोज के लिए। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन शब्द जो है सर्वप्रथम 1838 में
वैज्ञानिक मुल्डर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और ये इसका उद्गम, प्रोटीन शब्द का उद्गम उद्गम किससे हुआ है? ग्रीक भाषा से हुआ है। मोस्टली हम लैटिन वर्ड पढ़ते हैं, लेकिन प्रोटीन हमारा ग्रीक भाषा से आया है। तो हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि अपनी कॉपी के पीछे 3 पेज बनाओ, एक पर लिखो ग्रीक वर्ड, एक पर लिखो फ्रेंच वर्ड, एक पर लिखो लैटिन वर्ड, और जो भी वर्ड इस तरह का आए उसे वहां पर आप नोट करते हुए चलें, ताकि एग्जाम के टाइम पर आपको यहाँ पर तैयारी करने में मदद मिले। ओके। तो प्रोटीन शब्द की मैं बात कर रही थी, तो प्रोटीन शब्द जो है हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है, और जो आया है किससे? प्रोटियोज से आया है। और प्रोटियोज का मतलब क्या होता है? क्योंकि कई बार मीनिंग भी आपसे एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर। तो प्रोटीज का मीनिंग होता है पहले आने वाला, मतलब टू कम फर्स्ट। और खोज किसने की? वैज्ञानिक मुल्डर सर ने की है। नेक्स्ट है 1820 में पॉइंडेट द्वारा घेंगा रोग के उपचार में आयोडाइड का प्रयोग किया गया। तो ये सेकंड फैक्ट है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट है 1855 में तकाकी द्वारा बेरी-बेरी रोग की पहचान और आहार परिवर्तन द्वारा जापानी नाविकों के उपचार के लिए यूज किया गया विटामिन बी 1 का। तो वहां से आया विटामिन बी 1। ओके। फिर ईवी मैक्लोम और अमेरिकी जीव रसायनी थे जो ईवी मैक्लम, जो एक अमेरिकी जीव रसायनी थे, इन्होंने आहार के स्वास्थ्य पर प्रभाव से संबंधित बहुत सारे कार्य किए कि जो हम डाइट लेते हैं उसका हमारी हेल्थ पर यहाँ क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन्होंने ही मार्गेट डेविड के साथ मिलकर वसा में घुलनशील विटामिन ए की खोज की, और इन्होंने फिर मैक्लम ने ही विटामिन बी और विटामिन डी की खोज में भी मदद की। तो इन्होंने काफी सारा वर्क किया था विटामिन के फील्ड में, मैक्लम सर ने। पैलाग्रा की खोज, नियासिन तत्व की खोज, क्योंकि पैलाग्रा जो है वो हमारे नियासिन की कमी से होता है, तो इसकी खोज किस तरह से हुई? तो इसकी खोज हुई 1928 में, और इसकी जो खोज है वो की गोल्ड बर्गल्ड ने रोगियों के आहार में क्या ऐड किया? सूखा खमीर। जो ड्राई यीस्ट होता है उसी में सबसे ज्यादा हमें नियासिन मिलता है। तो इन्होंने सूखे खमीर को जब रोगियों को दिया तो वो जो लोग पैलग्रा रोग से ग्रसित थे उन वो सही हो गए। तो यहाँ से निकल कर आया आपका नियासिन। इसके बाद 1935 की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर सीसली विलियम ने बताया कि बच्चों में जो क्वाशियोर रोग होता है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, और उनका कहना था कि ये रोग किसी बच्चे को तब होता है जब उस महिला का दूसरा बच्चा जन्म लेता है। तो अगर दूसरा बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है तो वो अपने पहले शिशु पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है, और उस बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसको छुटानी पड़ती है। इस वजह से उसका जो फर्स्ट बेबी है उसके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है, और वो क्वाशियोरकर रोग से पीड़ित हो जाता है। नेक्स्ट है आपका विल्बर ऑलिन एडवाटर, जिसकी अभी मैंने बात की। तो इन्होंने अपने मानव पोषण और चयापचय, याद रखना, मेटाबॉलिज्म की स्टडी के लिए एडवाटर सर को जाना जाता है। पहले ये बॉम्ब कैलोरी मीटर वगैरह से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता था नेट में, लेकिन अब नहीं आता है, पहले बहुत ज्यादा आता था। तो एडवाटर का जो बॉम्ब कैलोरी मीटर वगैरह है इसको हम यहाँ पर नहीं स्टडी करेंगे। इसको अगर आपको स्टडी करना है, अगर आप कभी भी फ्यूचर में DSSB, TGT, PGT या जो भी एग्जाम दे, तो वहां आप बॉम कैलोरी मीटर वगैरह जो है आप उसको अच्छे से जरूर पढ़ लेना। ये मेरी आपको यहाँ पर एक छोटी सी एडवाइस है। तो अब ये तो थोड़ा-सा हमने हिस्ट्री जानी, अब हम एक-एक टॉपिक की बात करते हैं इन डिटेल में। तो सबसे पहले हम अपनी हेल्थ को जानते हैं, स्वास्थ्य को जानते हैं, और कई बार ये जो आपकी स्क्रीन पर आपको डेफिनेशन दिख रही है, ये डेफिनेशन डायरेक्ट आपके नेट के एग्जाम में भी आई है, और आपके कई स्टेट जो सेट का एग्जाम होता है, उसमें भी डायरेक्ट ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य किसको कहेंगे हम?
हेल्थ किसको यहाँ पर आप कह सकते हैं? तो ये डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताई है। तो उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य सिर्फ तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार स्वास्थ्य सिर्फ रोग और दुर्बलता की अनुपस्थिति स्थिति ही नहीं बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता की स्थिति है। और इस बार यही क्वेश्चन डायरेक्ट शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो आपका एग्जाम हुआ है अभी एग्जाम हुआ था आरपीएससी का, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था एंड फिर उसके बाद आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ था 18 जून को। तो उन दोनों में यही क्वेश्चन आया था कि अगर हम किसी व्यक्ति को हेल्दी कंसीडर करेंगे तो उसका कौन-कौन से क्षेत्र में स्वस्थ होना ज़रूरी है? तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों में, ओके? तो ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात डब्ल्यूएचओ आपका कह रहा है कि स्वास्थ्य या किसी स्वस्थ या किसी व्यक्ति को हम स्वस्थ तभी नहीं कह सकते हैं कि अगर वो क्या है उसको कोई भी रोग नहीं है, कोई भी बीमारी उस व्यक्ति को नहीं है, तो या वो व्यक्ति क्या है दुर्बल नहीं है, मतलब उसमें किसी भी तरह की डेफिशिएंसी नहीं है किसी भी न्यूट्रिएंट की। तो हम उसी को यहाँ पर हेल्दी कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको हेल्दी कंसीडर तब करेंगे जब उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो अच्छी हो, उसका जो मेंटल स्टेटस है वो अच्छा हो, उसका जो सोशल स्टेटस है वो अच्छा हो, तब हम उसको यहाँ पर हेल्दी कंसीडर करेंगे। रोग की अनुपस्थिति एक वांछनीय स्थिति है, परंतु ये स्वास्थ्य को पूर्णतः परिभाषित नहीं करती है, ओके? क्योंकि अगर हम ये कह दें कि कोई व्यक्ति क्या है, किसी व्यक्ति को कोई भी बीमारी नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति स्वस्थ होगा? तो ये तो बता देगा कि हाँ, वो व्यक्ति क्या है, उसकी हेल्थ-वेल्थ ठीक रहेगी, लेकिन वो उसको पूर्ण रूप से उसके हेल्थ को यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि हेल्थ जो है, हेल्थ अपने अंदर बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े क्षेत्र को यहाँ पर कवर करता है। इसे अकेले स्वास्थ्य निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता और अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना समग्र स्वास्थ्य का नाम है, जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी सॉरी ये मैं आपको बताना भूल गई, उस एग्जाम में आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी वहाँ पर था और सामाजिक स्वास्थ्य भी शामिल है। तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक मानसिक और बौद्धिक एक में भी हो सकता है और आध्यात्मिक और सामाजिक। जब इन सारे क्षेत्रों में व्यक्ति हेल्दी होगा मतलब व्यक्ति स्वस्थ है, तब हम उसको यहाँ पर कह सकते हैं कि वो यहाँ स्वस्थ है, वो यहाँ एक हेल्दी पर्सन हम उसको कह सकते हैं। फिर देखते हैं पोषण की, वो अभी हमने डेफिनेशन देखी हेल्थ की, किसकी? स्वास्थ्य की। अब हम डेफिनेशन देखेंगे पोषण की, न्यूट्रिशन की। तो डब्ल्यूएचओ न्यूट्रिशन के बारे में क्या कहता है? तो डब्ल्यूएचओ न्यूट्रिशन के बारे में कहता है कि आहार की आवश्यकताओं के अनुसार मतलब जो हमारी बॉडी डिमांड कर रही है हमारे फूड से, उसी भोजन का सेवन पोषण कहलाता है। ये तो हो गई सिंपल सी बात, लेकिन अब हम इसको थोड़ा-सा डिटेल में देख लेते हैं। मतलब पर्याप्त उचित पोषण, संतुलित आहार और नियमित शारीरिक गतिविधियाँ अच्छे स्वास्थ्य की आधारशिला है। कुपोषण के कई दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब जो इम्यूनिटी पावर होती है वो कम हो सकती है, रोगों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि हो सकती है, शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा हो सकती है या उत्पादकता मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो घट जाएगी, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, अगर वो अपने भोजन के द्वारा अच्छा पोषण ग्रहण नहीं कर रहा है। और ये है पोषण विज्ञान, तो वो तो पोषण था केवल, ये है पोषण विज्ञान। न्यूट्रिशन साइंस क्या होती है? तो न्यूट्रिशन साइंस वो होती है जिस साइंस के अंदर हमारे भोजन में मौजूद सभी पोषक तत्व मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उन पदार्थों की हम क्या करते हैं, उन पदार्थों की हम स्टडी करते हैं। अब वो जो इतने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका फंक्शन क्या है? वो किस तरह से हमारी बॉडी में जाकर यहाँ पर जो भी क्रियाएँ करेंगे, वो किस तरह से हमारे पोषक तत्व का किसी रोग से
क्या संबंध है, मतलब किसी बीमारी से क्या संबंध है। तो ये सब हम क्या देखेंगे, ये सब हम अपना न्यूट्रिशन साइंस के अंदर ही स्टडी करते हैं। तो इन सब को अध्ययन करने का जो विज्ञान है वो पोषण विज्ञान कहलाती है। ओके? इसे मैं थोड़ा-सा स्पीडली इसलिए लेकर चल रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ़ आपको समझाने वाली बात है, आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं बेस से लेकर चलती हूँ, तो मुझे ये बताना ज़रूरी है। ओके? अब यहाँ से आपके एग्ज़ाम में नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है पोषण की स्थितियाँ, कि न्यूट्रिशन की कौन-कौन सी कंडीशन होती है। न्यूट्रिशन की कौन-कौन सी कंडीशन होती है? तो देखो न्यूट्रिशन की 2 कंडीशन होती है। एक तो सुपोषण, एक कुपोषण। मतलब कुपोषण होता है माल न्यूट्रिशन, ओके? और सुपोषण क्या होता है? सुपोषण होता है हमारा वेल न्यूट्रिशन। तो पोषण की स्थितियाँ न्यूट्रिशन की कंडीशन कौन-कौन सी होंगी? तो 2 होंगी, वेल न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन। अब सुपोषण वर्ड से तो आप समझ ही रहे हो कि सुपोषण से तात्पर्य पोषण की उस स्थिति से होता है जिसमें व्यक्ति क्या हो, जिसमें कोई भी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो और वो अपनी एज के अकॉर्डिंग सभी कार्य करने में सक्षम हो। और यही स्थिति क्या कहलाती है? यही स्थिति में व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो उत्तम होता है, मतलब वो अच्छा होता है। तो जैसे आप लोग हैं, अब आप लोगों की जो फिजिकल कंडीशन है, जो मेंटल कंडीशन है, वो हेल्दी है, अच्छी है और आप लोग अपनी एज के अकॉर्डिंग जो भी आपके काम होने हैं, उन सब काम करने की क्षमता आप सब लोगों में है। तो आप वो काम अच्छे से कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप यहाँ पर सुपोषित हैं। आप यहाँ पर क्या हैं? आप यहाँ पर सुपोषित हैं, आपके अंदर किसी पोषण की कमी नहीं है। इसी वजह से आपका जो स्वास्थ्य है, आपकी जो हेल्थ है, वो अच्छी है। लेकिन बात आती है माल न्यूट्रिशन से और यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो कुपोषण जो होता है, कुपोषण जस्ट सुपोषण का उल्टा होता है। इसी की अपोजिट साइड को हम वेल न्यूट्रिशन की अपोजिट साइड को हम माल न्यूट्रिशन कह सकते हैं। तो कुपोषण मतलब या तो हम जो भोजन ले रहे हैं, जो भी फूड हम ले रहे हैं या जो भी हमारी डाइट है, उस डाइट के अंदर हम जो भी पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, वो यहाँ पर क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों में ही क्या हो, दोनों ही में ही हमने ठीक तरह से ग्रहण नहीं किए हैं। मतलब जब भोज्य पदार्थ गुण व मात्रा में अपर्याप्त लिए जाएँ, मतलब या तो मैं अपने भोजन में जो भी न्यूट्रिएंट्स या जो भी भोजन मैं खा रही हूँ, उसमें जो भी मौजूद पोषक तत्व हैं, वो मेरी रिक्वायरमेंट से, मेरी जो भी आवश्यकता है, उससे क्या है, कम है। मान लो मुझे दिन में एनर्जी की ज़रूरत है यहाँ पर 3200 किलो कैलोरी, 3200 किलो कैलोरी और मैं ले रही हूँ बस इतना यहाँ पर खाना जो मुझे प्रोवाइड करा रहा है केवल और केवल 2000 किलो कैलोरी। तो धीरे-धीरे क्या होगा? धीरे-धीरे मेरी बॉडी के अंदर जितना भी यहाँ पर मैंने स्टोर किया हुआ है पहले से ग्लूकोज़ को ग्लाइकोजन की फ़ॉर्म में, तो मेरी बॉडी तो काम कर रही है, तो एनर्जी चाहिए मेरी बॉडी को, तो उस एनर्जी को बनाने के लिए मेरे बॉडी के अंदर जितने भी स्टोरेज फॉर्म में ग्लाइकोजन है या ग्लूकोज है, उसका यहाँ पर यूटिलाइज़ करना शुरू कर देगी। उसका उपभोग करेगी, तो धीरे-धीरे मेरे ये जो भंडार है, ये जो स्टोरेज है, ये खत्म होना शुरू हो जाएगा और मैं कैसी हो जाऊँगी? मैं पतली-दुबली हो जाऊँगी। और फिर धीरे-धीरे अगर यही कंडीशन लगातार चलती रही, तो मैं क्या हो जाऊँगी? मैं यहाँ पर अंडर न्यूट्रिशन हो जाऊँगी। समझ रहे हो? तो या तो मैं अपनी फूड को, अपनी डाइट को इस तरह से ले रही हूँ जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सही मात्रा में नहीं है जितनी मुझे आवश्यकता है या फिर जितना भोजन मुझे चाहिए, उतनी मात्रा में मैं भोजन को नहीं ले रही हूँ। अब कम की ही बात नहीं करेंगे, ज़्यादा की भी बात करेंगे। और जैसे कोई व्यक्ति है, इतनी एनर्जी की उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो खाता बहुत है। और जब वो खाता रहेगा तो उसकी बॉडी क्या करेगी? अब उसकी बॉडी का तो काम वही है कि वो इंगेज करेगा, वो डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट होने के बाद एब्ज़ॉर्ब होगा, एब्ज़ॉर्ब होने के बाद वो क्या कर लेगा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसने यहाँ एब्ज़ॉर्ब किए, अवशोषित किए, उन सबको बॉडी में कहीं न कहीं तो स्टोर करेगी ही उसकी बॉडी, तो उसको स्टोर कर लेगी। तो जैसे
वो डेली यहाँ पर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, तो उसके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, वो डायबिटिक हो जाएगा। तो यहाँ केवल हम कमी की ही बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम अधिकता की भी बात कर रहे हैं, एक्सेस की भी बात कर रहे हैं, राइट? तो जब भोज्य पदार्थ गुण व मात्रा में अपर्याप्त लिए जाए, या तो हम ज़्यादा मात्रा में ले लें या फिर कम मात्रा में ले लें, जिससे भोजन द्वारा शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति ना हो पाए, वो स्थिति कहलाती है कुपोषण, माल न्यूट्रिशन। और इसी वजह से व्यक्तियों की जो कार्य क्षमता है, जो कार्य करने की क्षमता है, वो छीन मतलब कम हो जाती है और वो विभिन्न बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो अब देख लेते हैं कुपोषण के प्रकार कि माल न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पर माल न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। तो माल न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे थे, तो माल न्यूट्रिशन एक तो होता है अंडर न्यूट्रिशन और एक होता है ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन अभी इनकी मैं आपको डेफिनेशन भी दूँगी, या पहले आप इनकी डेफिनेशन ले लो, फिर बाद में हम यहाँ से बात करते हैं। ये है हमारा अंडर न्यूट्रिशन और ये है हमारा ओवर न्यूट्रिशन। तो पहले हम अंडर न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों हमारे माल न्यूट्रिशन के टाइप है। तो अंडर न्यूट्रिशन अपर्याप्त पोषण क्या होता है? अपर्याप्त पोषण वो स्थिति होती है पोषण की, न्यूट्रिशन की, कि जब कोई व्यक्ति कि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, अब हर एज ग्रुप की रिक्वायरमेंट अलग होती है। आपने आरडीए टेबल में देखा होगा कि आरडीए टेबल के अकॉर्डिंग बच्चे की रिक्वायरमेंट कुछ अलग होती है, बूढ़े की अलग होती है, प्रेग्नेंट लेडी की अलग होती है, नॉर्मल लेडी की अलग होती है। तो और साथ ही एज के अकॉर्डिंग भी अलग-अलग, मतलब एज के अकॉर्डिंग और उनकी जो आवश्यकता है, जो नीड है, मतलब वो किस तरह का काम कर रहे हैं। वो यहाँ पर मॉडरेट वर्कर हैं, वो यहाँ पर हेवी वर्कर है, तो वो किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। तो दोनों के अकॉर्डिंग ही उनकी बॉडी की जो डिमांड होती है, वो अलग-अलग होती है। तो अपर्याप्त पोषण या अंडर न्यूट्रिशन हम उसे ही कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी आयु व आवश्यकता के अनुरूप क्या करे, पोषण ग्रहण ना करे, न्यूट्रिशन का इंटेक ना करे, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, वो व्यक्ति अंडर न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। तो इस स्थिति में एक पोषक तत्व की कमी भी हो सकती है और एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एक ही पोषक तत्व की कमी हो, नो, एक से ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी भी उस व्यक्ति के अंदर देखने को मिल सकती है। कई बार जब उसकी बॉडी में धीरे-धीरे न्यूट्रिएंट्स की जो भी उसकी बॉडी का स्टेटस है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगेगी, पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलेगी। तो जब एक पोषक तत्व की कमी होगी, क्योंकि कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो एक-दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक-दूसरे की बॉडी में अवशोषण में, एब्ज़ॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। जैसे आयरन है, तो आयरन हमारी बॉडी में तभी एब्ज़ॉर्ब होता है अगर हम यहाँ पर शाकाहारी हैं। अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हमारी बॉडी में आयरन तभी यहाँ पर एब्ज़ॉर्ब होगा, जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम अपनी डाइट के अंदर विटामिन सी को भी इंक्लूड कर रहे हैं। और अगर हम अपनी डाइट में विटामिन सी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में आयरन अच्छे से एब्ज़ॉर्ब या अवशोषित नहीं होगा। तो यही मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर हमारी बॉडी में किसी ऐसे पोषक तत्व की कमी हो जाए कि जो दूसरे पोषक तत्व के अवशोषण को प्रभावित करे, तो फिर क्या होगा?
तो फिर कुछ अन्य पोषक पदार्थों के अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन में भी यहाँ पर बाधा उत्पन्न हो जाएगी और फिर उनका भी एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा और इसी कारण फिर बॉडी की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और साथ ही बॉडी के अंदर जो हमारी सेल्स डेली टूट-फूट होती रहती है जिनकी, उनकी रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे यहाँ पर जिस कारण हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी कमियाँ देखने को मिलेंगी। तो इसी कारण जब व्यक्ति अंडर न्यूट्रिशन होता है तो वो बहुत सारी बीमारियों या बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाता है। बहुत सारी डिसीज़ हो जाएँगी उसकी बॉडी में। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो एनीमिया जो होता है, एनीमिया अपर्याप्त पोषण से उत्पन्न स्थिति है। एनीमिया जो है वो अपर्याप्त पोषण से उत्पन्न स्थिति है, जिसमें क्या होता है, जिसमें बॉडी में लौह लवण की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाएगी। तो जब आयरन की कमी होगी तो हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाएगा और अब ये मत मानना कि एनीमिया सिर्फ लौह आयरन की कमी से ही होता है। एनीमिया हमारा 5-6 तरीके का होता है। एनीमिया के बहुत सारे प्रकार हैं जिनकी हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी मोस्टली क्योंकि हम यही कहते हैं कि अगर किसी का हीमोग्लोबिन लेवल डाउन चला गया है, तो चेक करवाओ, हो ना हो इसको क्या है यहाँ पर आयरन की डेफिशिएंसी है। इसको पालक वगैरह दो जिनमें ज़्यादा आयरन है, उन चीज़ों को खिलाओ इस व्यक्ति को। तो ऐसा नहीं है, एनीमिया बहुत टाइप का होता है, तो अगर हमें सही रीज़न का पता होगा और यहाँ पर सही प्रकार का, सही टाइप का पता होगा कि इसको एनीमिया कौन से टाइप का है, तो हम उस पेशेंट का ट्रीटमेंट ज़्यादा बेटर वे में कर पाएँगे। ओके? नेक्स्ट है ओवर न्यूट्रिशन। तो अब हमने अंडर न्यूट्रिशन देख लिया, ये है ओवर न्यूट्रिशन। तो ओवर न्यूट्रिशन कब होता है कि जब हम किसी पोषक तत्वों को आवश्यकता से अधिक मात्रा में ग्रहण कर ले, मतलब जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है एज के अकॉर्डिंग या नीड के अकॉर्डिंग, उससे ज्यादा मात्रा में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स का इनटेक कर रहे हैं, तो देन हम ओवर न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था, एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम अधिक मात्रा में ऊर्जा या कैलोरी का सेवन करें, इसका इंटेक करें, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, मोटापे मतलब ओबेसिटी का शिकार हो जाएगा और फिर उसको मोटापे, ओबेसिटी से संबंधित बहुत सारी बीमारियां उसकी बॉडी में देखने को मिलेंगी, जैसे कि वो हार्ट रोग, मतलब उसको हार्ट डिसीज़ हो जाएँगी, हृदय से संबंधित रोग हो जाएँगे, उसको अधिक रक्तचाप मतलब उस वो हाइपरटेंशन या हाई बीपी का यहाँ पर पेशेंट हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे मोटापा होने के बाद आने वाले रोग हैं ज़्यादातर। तो ये है आपका ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है? तो अब आते हैं थोड़ा-सा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। तो माल न्यूट्रिशन मैंने आपको बता ही दिया, 2 टाइप का होता है, एक ओवर न्यूट्रिशन, एक अंडर न्यूट्रिशन। हिंदी में भी बता दिया, इंग्लिश में भी बता दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना हिंदी वाले स्टूडेंट्स को, ना ही इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को। तो ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। तो ओवर न्यूट्रिशन में तो मैंने बता दिया कि व्यक्ति क्या हो जाएगा, ओबीस हो जाएगा, ओबेसिटी का शिकार हो जाएगा, साथ ही ओवरवेट हो जाएगा, उसका यहाँ पर जो वज़न है वो बढ़ जाएगा। लेकिन माल न्यूट्रिशन कि अंडर न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा पतला-दुबला। ओवर न्यूट्रिशन में ऐसा हो जाएगा मोटा, गोलू-मोलू, ठीक है? तो जो पतला व्यक्ति जो अंडर न्यूट्रिशन के कारण व्यक्ति हो रहा है, तो वहाँ अंडर न्यूट्रिशन की यहाँ पर हमारी बहुत सारी स्टेट होती हैं, बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। तो एक तो होती है अंडरवेट। तो अंडरवेट हम किसको कहते हैं? ये डायरेक्ट आपके नेट में भी क्वेश्चन बनता है मैचिंग में, अजर्सन रीजन में भी क्वेश्चन बनता है और इससे कई तरीके से आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको ये टर्म याद रखनी है बस। कि जैसे कि अंडरवेट होगा, अंडरवेट का मतलब है कि उसका वज़न घट जाएगा। तो अंडरवेट हम उस कंडीशन को कहेंगे कि लो वेट फॉर ऐज, मतलब आयु के अनुसार जब किसी व्यक्ति का, या मोस्टली हम बच्चे पर वर्क करते हैं, वो भी 5 ईयर तक के बच्चे पर वर्क करते हैं।
तो यहाँ पर जब उस बच्चे का वेट उसकी आयु के अनुसार कम होगा, तो उसे हम अंडरवेट कहेंगे, राइट? अगर किसी बच्चे का वेट हाइट के अकॉर्डिंग कम होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस कंडीशन को कहेंगे हम वास्टिंग। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखना। अगर लो वेट फॉर एज है, मतलब आयु के अनुसार वजन घटा, तो वो होगा अंडरवेट। और अगर ऊंचाई के अनुसार वजन घटा, क्योंकि ऊंचाई के अकॉर्डिंग भी बच्चे का इतना एक स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए, तो अगर वो अपनी ऊंचाई के अनुसार अपने वेट को गेन नहीं कर पा रहा है, तो उस बच्चे को कहेंगे हम वास्टिंग। और एक कहते हैं हम स्टंटिंग। स्टंटिंग किसको कहेंगे? लो हाइट फॉर एज। जब बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग हाइट को नहीं पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इस एज ग्रुप में बच्चे की हाइट इतने सेंटीमीटर होनी चाहिए, इस एज ग्रुप में इन बच्चों की हाइट जो है, मतलब एक एवरेज हम रखते हैं। तो अगर वो बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग अपनी हाइट को नहीं गेन कर पा रहा है, तो फिर उस बच्चे को हम कहेंगे स्टंटिंग। जैसे कोई बच्चा है, वो अच्छे से अपने भोजन में प्रोटीन वगैरह नहीं लेता है, तो जिस वजह से उसकी सेल्स, या कैल्शियम अच्छे से नहीं लेता है, तो जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर उसकी सेल्स नहीं अच्छे से बन रही हैं, उसकी बोन्स अच्छे से डेवलप नहीं हो रही हैं, तो वो बच्चा क्या होगा? वो बच्चा बौना रह जाएगा, और उसे ही हम क्या कहते हैं? स्टंटिंग कहते हैं। और तो ये क्या हुआ? ये हुआ लो हाइट फॉर एज। एज के अकॉर्डिंग उस बच्चे की जो हाइट है वो कम रह गई है, और उसे हम यहाँ पर कहेंगे स्टंटिंग। ओके। एंड एक होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कौन सी होती है? कि जहां पर हमारे कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उनकी कमी हो जाती है, और हमें पता भी नहीं चलता है कि बच्चे के अंदर इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो गई है, लेकिन उसको भी हम किसके अंदर रखेंगे? अंडर न्यूट्रिशन के अंदर रखेंगे। ओके। तो ये 4 तरह का है आपका अंडर न्यूट्रिशन, और 2 तरह का है आपका ओवर न्यूट्रिशन। और ये सारी की सारी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के बारे में अभी हम आगे जब सैम एंड मैम एंड गैम बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार मैं आपको गैम भी पढ़ाने वाली हूँ। क्योंकि सैम एंड मैम जो है, ये दोनों पुराने टॉपिक हो गए हैं, इनसे बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो के एग्जामिनर थक चुका है, तो मुझे लगता है वो गैम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सैम मैम एंड गैम को भी इस बार हम पढ़ेंगे। ओके। तो ये है आपका माल न्यूट्रिशन। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। क्योंकि ये जो अंडरवेट, स्टंटिंग एंड वास्टिंग, हमने ये जो टर्म्स पढ़ी हैं, इन तीनों टर्म्स को हम बार बार सैम एंड मैम में यहाँ पर रिपीट करेंगे। तो सैम एंड मैम अभी बहुत लास्ट में जाकर मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको ये तीनों वर्ड्स भूलने नहीं है, उस टाइम यहाँ उनको मैं बार बार रिपीट करूंगी। तो कंफ्यूज मत होना कि स्टंटिंग कौन है, वास्टिंग बच्चा कौन है, अंडरवेट बच्चा कौन है। ओके। तो ये अपने माइंड में सेट कर लो, क्योंकि इस ये वर्ड बार बार रिपीट होने वाले हैं आपके बाकी क्लासेस में। तो यहाँ थोड़ा सा देख लो। तो ये भी वही चार्ट है जो अभी मैंने आपको बताया, लेकिन इसको यहाँ पर थोड़ा सा और ओपन करके बताया गया है कि एक आपकी अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन है, एक ओवर न्यूट्रिशन की कंडीशन है। तो यहाँ मैंने वास्टिंग की बात कर ली, लो वेट फॉर हाइट, स्टंटिंग लो हाइट फॉर एज, अंडरवेट लो वेट फॉर एज, और माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो कमियां हैं वो किसकी वजह से होती है? जब हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल की कमी हो जाएगी। ओके। ओवरवेट या ओबेसिटी, जब हम ज्यादा मात्रा में फैट का इंटेक करेंगे। और जो हमारी दूसरी कंडीशन है, ये है ओवरडोज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर कम लेंगे तो उसकी डिफिशियंसी से भी रोग होगा, और अगर ज्यादा मात्रा में लेंगे तो उसकी यहाँ पर एक्सेस जो मात्रा अमाउंट आप ले रहे हैं, उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकती नहीं है, होती ही है। ओके। जैसे हम सोडियम को अधिक मात्रा में ले लें तो क्या हो जाएगा? हाई बीपी हो जाएगा। ओके। कॉपर अधिक मात्रा में ले लें तो हम यहाँ पर दिक्कत हो जाती है, हमें कुशन सिंड्रोम हो जाता है। तो इस वजह से अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को अधिक मात्रा में भी ग्रहण करें तो भी प्रॉब्लम होती है, और कम मात्रा में भी ग्रहण करें तो भी प्रॉब्लम होती है।
तो एक जो हमारी आरडीए ने हमें बताया है कि इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका इंटेक करना है, तो हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग इंटेक करना चाहिए। तो ये सारी टर्म्स आप अपने माइंड में कर लो सेट। तो ये आप देख सकते हैं, ये वही बात है जो मैंने अभी आपको सारा का सारा अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन को बताया है। तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से इसको देख सकते हैं, और हिंदी में मैंने अच्छे से आपको समझा ही दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब आपको। ओके। तो देखो, एक होता है माल न्यूट्रिशन का ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन का ट्रिपल बर्डन क्या होता है ये भी आप जान लो। तो ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन में हम अंडर न्यूट्रिशन को रखते हैं। हिडन हंगर किसको कहते हैं? हिडन हंगर हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को, छुपी हुई भूख। मतलब सूक्ष्म पोषक तत्वों की जब बॉडी में कमी हो जाती है उसको हम हिडन हंगर के नाम से जानते हैं। और ये हिडन हंगर टर्म भी आपके एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुका है। एंड एक है आपका ओवर न्यूट्रिशन, तो जिसमें ओवरवेट एंड ओबेसिटी आपको देखने को मिलती है, इसमें स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। तो यहाँ पर अंडर न्यूट्रिशन, लो प्रोटीन, लो एनर्जी, हिडन हंगर, लो विटामिन, लो मिनरल्स। ओवर न्यूट्रिशन यहाँ पर लो न्यूट्रिएंट्स बट एनर्जी का इंटेक हाई। तो ये है ओवर न्यूट्रिशन। ये ट्रिपल बर्डन है किसका? माल न्यूट्रिशन का। ये भी आपको याद रखना है। ओके। तो ये हमने न्यूट्रिशन देखा। अब बात करते हैं अपनी डाइट की, आहार की बात कर लेते हैं। ओके। अभी इनके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो यहाँ पर हम पहले कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड को देख रहे हैं जो हम बार बार यूज करने वाले हैं, और कई बार ना इन्हीं छोटे वर्ड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है और आप उनको जानते हैं, उनको समझते हैं, लेकिन वहां पर जो अप्रोप्रिएट आंसर है उसको सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे आहार, डाइट क्या होता है? तो कोई भी खाद्य पदार्थ जिसको बॉडी क्या कर ले, जिसको बॉडी यहाँ पर इंगेस्ट करे, मतलब जिसका इंटेक कर ले, और फिर बॉडी उसको क्या कर ले, फिर बॉडी उसको यहाँ पर उसका डाइजेशन कर सके, उसको पचा सके, एंड डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन कर सके, उसका अवशोषण कर सके। और जो वो अवशोषण करे, वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या हो, यूजफुल हो, उसी को हम यहाँ पर आहार कहेंगे, उसी को यहाँ हम डाइट कहेंगे। अब हमारी डाइट ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में भी हो सकती है, सेमी सॉलिड और ठोस भी हो सकती है, एंड लिक्विड तरल अवस्था में भी हो सकती है। तो डाइट हमारी वो होती है जो किसी भी स्टेट में हो सकती है, लिक्विड, सेमी लिक्विड, या फिर यहाँ पर सॉलिड। ओके, या सेमी सॉलिड कह लो, तो किसी में भी हो सकती है, और उसको हमारी बॉडी क्या कर रही है, उसको हमारी बॉडी यहाँ पर चीव कर सके, उसको डाइजेस्ट कर सके, उसको एब्जॉर्ब कर सके, और फिर हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज भी कर सके, उसको उपभोग भी कर सके। तो वो होती है डाइट। तो ये पदार्थ केवल और केवल व्यक्ति को जीवित ही नहीं रखते हैं, बल्कि शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भी हमें क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। शरीर की प्रक्रियाओं को विनियमित भी करते हैं, मतलब रेगुलेशन में भी, जो बॉडी के अंदर इतनी सारी यहाँ पर रिएक्शंस रेगुलेट होती हैं, उनके रेगुलेशन में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हेल्प करते हैं। अगर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं वो नहीं हो पाएंगी, और साथ ही शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। और ये डेफिनेशन राजमल पी देवदास के द्वारा डाइट की दी गई है। ओके। तो ये फिर पोषण की स्थिति राजमल पी देवदास के द्वारा है, तो ये डेफिनेशन भी मैंने ऐड कर दी है, क्योंकि ये डेफिनेशन कई बार आपके कई स्टेट के सेट एग्जाम में लगातार पूछी जा चुकी है। अब हम जो भोजन ले रहे हैं, जो भी फूड हम ले रहे हैं, हर फूड जो है क्या कार्य कर सकता है, क्या फंक्शन कर सकता है। तो जब आपका एग्जाम होता था 2014, 2015 एंड 2016 में, उस टाइम पर ये बहुत ही मतलब फेवरेट टॉपिक था एग्जामिनर का, बहुत क्वेश्चन पूछता था यहाँ से। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन फिर भी हमें क्या है, हमें कोई भी
टॉपिक स्किप नहीं करना है क्योंकि जैसे इस बार हमने अपने एग्ज़ाम का पैटर्न देखा, एग्ज़ाम इतने मतलब हार्ड लेवल का पेपर हर बार बना रहा था और इस बार एकदम से वो इतना लो पर आ गया। मतलब जिस जैसा पेपर हमारा 2014 और 2015 के टाइम पर बनता था, उस टाइप का पेपर इस बार उसने बनाया। इतना ईज़ी लेवल का पेपर इस बार रहा। तो हमें कोई भी छोटी चीज़ें नहीं छोड़नी है और ना ही अपनी कोई बड़ी मतलब हार्ड टॉपिक छोड़ने हैं, सबको हमें कवर करना है। ओके, तो ये भी नहीं कहेंगे कि ये तो बहुत ईज़ी है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बैच में क्या है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, जो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं या जिनकी स्टडी में बीच में गैप हो गया है 5-6 सालों का। तो हमें हर किसी को यहाँ पर एक साथ लेकर चलना है। तो हम बेस से बात कर रहे हैं, इसी वजह से हम इन सब छोटे-छोटे सिंपल टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो देखते हैं भोजन क्या-क्या कार्य कर लेता है, क्या फंक्शन है हमारे फूड के। तो 3 तरह के फंक्शन करता है हमारा फूड। एक शारीरिक कार्य फिजिकल वर्क करता है, फिजिकल फंक्शन, एक सोशल सामाजिक कार्य करता है, एक मनोवैज्ञानिक कार्य यहाँ पर करता है। तो तीनों तरह के कार्य हमारा भोजन करता है। भोजन के शारीरिक कार्यों में कौन-कौन से? जैसे कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ऊतकों की मरम्मत करना, टिश्यूज़ की रिपेयरिंग करना, नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करना मतलब न्यू सेल और जो भी हमारे टिश्यू हैं, उनका यहाँ पर उनको बनाना। शरीर की प्रक्रियाओं को विनियमित करना रेगुलेशन में हेल्प करता है और बीमारियों से बचाव मतलब कोई भी बीमारी हमारी बॉडी को ना हो, तो हमारी इम्यूनिटी जो पावर है वो अच्छी बनी रहे, तो उसमें भी हमारा फूड जो है हेल्प करता है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स हैं जो सीधे-सीधे हमारी इम्यूनिटी पावर को क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट अप करते हैं। जैसे आपका विटामिन सी हो गया, विटामिन ए हो गया, तो ये सब क्या करते हैं हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट अप करते हैं और हमारी बॉडी को बहुत सारी डिसीज़ से, बहुत सारी बीमारियों से क्या करते हैं, बचाते हैं। सामाजिक कार्य, अब अगर सामाजिक कार्य की बात करें तो जैसे आप क्या करते हो, आप इतनी सारी पार्टी रखते हो, तो उस पार्टी में आप सबके लिए फूड का अरेंजमेंट ज़रूर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो फूड के अरेंजमेंट के द्वारा वहाँ पर लोगों का आपस में एक-दूसरे से इंटरैक्शन होता है। वो एक-दूसरे को जानते हैं, एक-दूसरे को समझते हैं, एक-दूसरे के वहाँ पर करीब आने का मौका उनको मिलता है। तो हमारे सोशल स्टेटस को बनाने में भी जो फूड है, वो काफ़ी हद तक यहाँ हेल्प करता है। साथ ही मनोवैज्ञानिक कार्य तो आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति उदास है और आप उसको उसका मनपसंद खाना सर्व कर दें, तो फिर क्या होगा? वो यहाँ पर थोड़ा-सा खुश हो जाएगा। राइट? अगर मतलब कोई छोटा बच्चा ही है और वो बहुत ज़्यादा सैड है और या वो उसको कुछ प्रॉब्लम है, वो नहीं हँस रहा है, वो स्माइल नहीं कर रहा है, वो उदास बैठा है, गुमसुम बैठा है और आप उसके लिए उसकी फ़ेवरेट चॉकलेट ले आए, तो बच्चा क्या होगा? बच्चा एकदम से यहाँ पर बहुत खुश हो जाएगा, उसे प्रसन्नता होगी। तो ये क्या है? ये है भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य। साथ ही जब हम भोजन खाते हैं और या हम कोई भी अपना फूड का इंटेक करते हैं और वो हमारी पसंद का है, तो हम उससे क्या हो गए, हम उससे सैटिस्फाइड हो गए। तो जब हमें वहाँ पर सैटिस्फैक्शन मिलता है उस फूड के इंटेक के बाद, तो हमें अंदर से ही क्या होता है, अंदर से ही खुशी मिलती है, अंदर से ही प्रसन्नता का आभास होता है। तो इसी तरह से जो भोजन है वो हमारा बहुत सारे मतलब फंक्शंस करता है। यही मत मानो कि भोजन भोजन या फूड जो आप इनटेक कर रहे हैं, वो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही कर रहा है। नो उसके सॉरी वो आपकी ग्रोथ ही कर रहा है। वो आपकी ग्रोथ के साथ-साथ आपका डेवलपमेंट भी कर रहा है। चाहे वो आपका सोशल डेवलपमेंट हो या यहाँ पर आपका साइको सोशल डेवलपमेंट हो, कोई भी डेवलपमेंट हो, हर क्षेत्र में आपका जो फूड है जो भोजन है वो आपकी हेल्प करता है। हुँ, हुँ। इसके अलावा हम शरीर में कार्य के अनुसार भोजन को 3 वर्गों में बाँट सकते हैं। अलग से भी हम इनको यहाँ पर क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। तो एक तो है हमारा ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, तो जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं केवल और केवल ऊर्जा प्रदान करते हैं। आपको पता है कि फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट तीनों हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करते हैं, अलग-अलग मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी का यूज़ हमारी बॉडी किस तरह से करती है?
जैसे कि शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है इसको मेंटेन करने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्योंकि जैसे हम बीएमआर की बात करते हैं, तो जो हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है, वो क्या होता है, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग घटता-बढ़ता है। तो इसी वजह से हमारी बॉडी को क्या है, टेम्परेचर जो है वो एक मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसको एक जगह स्टेबल करके रखना पड़ता है। तो शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए, मांसपेशियों में संकुचन कंट्रैक्शन के लिए, हृदय की गति बनाए रखने के लिए तथा जो भी व्यर्थ पदार्थ हैं, उनके निष्कासन के लिए, उनको एक्सक्रिएट आउट करने के लिए, जो भी वेस्ट है हमारी बॉडी का, सबके लिए क्या होती है, हमारी बॉडी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हमारी बॉडी में क्योंकि कोई भी वर्क करे, अब हमारी मशीन ही काम कर रही है, हमारी मशीन को भी क्या है, उसको भी एनर्जी चाहिए। बस हमें एनर्जी एटीपी की फ़ॉर्म में मिलती है और उनको एनर्जी उनका एक अलग यहाँ पर स्केल है, उस फ़ॉर्म में वो एनर्जी को यूज़ करते हैं। आपका फ़ोन भी काम करेगा, उसको भी यहाँ पर बैटरी बैकअप चाहिए, उसको भी यहाँ पर एनर्जी की नीड होगी। उसी तरह से आपकी बॉडी को भी एनर्जी की नीड होती है, चाहे वो कोई भी काम करे। अब आप एक जगह बैठे हैं, ठीक है? आप पढ़ो मत। आप अपना मोबाइल, लैपटॉप बंद कर दो, पढ़ो मत, कॉपी पेंसिल उठा कर रख दो, कुछ सोचो भी मत। एकदम मतलब रिलैक्स मोड में बैठ जाओ। फिर भी आपकी बॉडी में एनर्जी यहाँ पर यूज़ होगी, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ये जो इतनी सारी रिएक्शन हो रही है, आप साँस ले रहे हो, ठीक है? तो साँस लेने के लिए भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी क्योंकि आपका यहाँ पर हार्ट काम कर रहा है, आपके लंग्स काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर पूरा ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है। तो उसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये मत मानो कि हम कुछ काम ना करें तो हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। नो, हमारी बॉडी को तब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके? तो ऊर्जा हमें किन-किन भोज्य पदार्थों से मिलती है? जैसे कि वसा व कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन को ऊर्जा प्रदान करने वाला माना गया है। किसको? वसा व कार्बोहाइड्रेट को। तो याद रखना, अगर आपसे पूछे कि एनर्जी या ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं? एनर्जी प्रोवाइडिंग हमारे कौन से यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स हैं? तो वो हैं वसा व कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे वसा हमें तेल, घी, मक्खन और कार्बोहाइड्रेट हमें गुड़, जैम, साबूदाना, चावल, अनाज, केला, आलू इन सब से मिलता है। नेक्स्ट है हमारे निर्माणात्मक खाद्य पदार्थ मतलब जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, यहाँ पर सेल्स को बनाते हैं, कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, तो उनके फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। तो वो कौन से होंगे? वो होंगे प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारे सेल एंड टिश्यूज़ जो हैं वो बने होते हैं। तो प्रोटीन के द्वारा ही जो भी हमारी बॉडी में नई कोशिका, नई सेल, न्यू सेल का निर्माण होगा, वो बनेगी, उसका फॉर्म हमारी बॉडी में सेल्स टूट-फूट गई हैं, उनके पुनर्निर्माण के लिए मतलब उनकी रिपेयरिंग के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होगी? हमें प्रोटीन की ज़रूरत होगी। और प्रोटीन के कारण ही जब नई कोशिकाएँ बनती रहती हैं, नई न्यू सेल्स बनती रहेंगी, तो हमारी बॉडी में क्या होगी? वृद्धि, ग्रोथ देखने को मिलती है। और प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? दालें, दूध, अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन, भुट्टा इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है हमारे संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ, प्रोटेक्टिव फूड प्रोडक्ट। प्रोटेक्टिव फूड प्रोडक्ट मतलब जो हमारी बॉडी का संरक्षण करते हैं, हमारी बॉडी का सुरक्षा करते हैं। तो संरक्षण कह लो या सुरक्षा कह लो, सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ भी हम इन्हीं को कहते हैं। तो इस कैटेगरी के अंदर कौन आएगा? इस कैटेगरी के अंदर आते हैं हमारे विटामिन व खनिज लवण मतलब विटामिन और मिनरल्स। ये दोनों हमारे संरक्षणात्मक या सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ के अंदर आएँगे, प्रोटेक्टिव फूड प्रोडक्ट के अंदर आएँगे। तो ये सब जो है हमारे विटामिन और खनिज लवण, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर होने वाली जितनी भी जैविक क्रियाएँ हैं, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, उन सब रिएक्शंस को क्या करने का नियंत्रित कंट्रोल करने का काम करते हैं। साथ ही नियमन मतलब रेगुलेशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन का काम करते हैं विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी में।
तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन एंड खनिज लवणों का, विटामिन और मिनरल्स का असंतुलन हो जाए, मतलब इनकी मात्रा जो है ऊपर-नीचे हो जाए, तो इससे शरीर का जो विकास है वो डायरेक्टली प्रभावित होता है और व्यक्ति बहुत सारे रोगों से पीड़ित हो जाता है। तो विटामिन एंड मिनरल्स हमें मिलेंगे कहाँ-कहाँ से? दूध से, घी से, पत्तेदार सब्जी, अन्य सब्जी, फल। अभी इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ओके? अभी बस मुझे आपको बताना था अपने भोजन का क्लासिफिकेशन, भोजन के वर्गीकरण की हम बात कर रहे थे, तो बस वो यहाँ मुझे आपको समझाना था कि कौन से यहाँ पर सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ होते हैं, कौन से निर्माणात्मक होते हैं और कौन से यहाँ पर हमारे ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। तो इनके बारे में आपको बताना था, ओके। ऊर्जा वाले पूछे तो वसा कार्बोहाइड्रेट, निर्माण वाला पूछे प्रोटीन, सुरक्षा वाले प्रोटेक्टिव पूछे तो फिर आपका विटामिन एंड मिनरल्स, ओके। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को। यहाँ से आज से अभी से हम स्टार्ट कर रहे हैं पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को। तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैं आपको एक बात बता दूँ यहाँ पर। जब हम पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे, तो यहाँ हम न्यूट्रिएंट्स इस तरह से पढ़ेंगे क्योंकि हमें यूनिट फर्स्ट के अंदर अपना जो पढ़ना है, हमें मेनली अपने यहाँ पर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ने हैं और इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। राइट? लेकिन यहाँ मैं जो न्यूट्रिएंट्स आपको पढ़ाऊँगी, यहाँ मैक्रो एंड माइक्रो बोथ पढ़ाऊँगी, जिससे जो हमारा यूनिट सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर हमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ने हैं और साथ ही उनकी डेफिशिएंसी भी पढ़नी है, उनकी यहाँ पर हमें फंक्शन भी पढ़ने हैं। तो वो सब यूनिट सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट और हमारा यूनिट फर्स्ट का जो पार्ट है, वो यहीं मैं एक साथ आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दूँगी, तो फिर उसको हम यूनिट सेकंड के अंदर नहीं पढ़ेंगे, राइट? तो ये हम यहीं पर कवर करेंगे अपना यूनिट फर्स्ट के अंदर, क्योंकि नहीं तो फिर हम 2-2 बार पढ़ेंगे, हमारा 2 बार टाइम वेस्ट होगा। तो इसको हम एक ही बार, एक ही जगह पर पढ़ लेंगे यूनिट फर्स्ट के अंदर। तो पोषक तत्व क्या होते हैं, ये तो आपको पता चल ही गया है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व हमारे ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में या जो भी हमारे बॉडी में टिश्यूज़ टूटते-फूटते हैं, उनकी मरम्मत में, उनकी रिपेयरिंग में, साथ ही बहुत सारी बीमारियों से हमें रक्षा करने में और हमारे बॉडी के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, उनको सही रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। वो ही हमारे पोषक तत्व होते हैं। तो ये पोषक तत्व की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये आप अच्छे से देख लेना। ओके, तो पोषक तत्व है हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल, लवण और इन सबको हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर इन सबको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इनको हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कल से। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर बाइंड अप करते हैं क्योंकि अब मेरी सेकंड क्लास का टाइम है, तो उसमें भी मैंने आपको मर्ज किया है, आप लोग वहाँ भी आ सकते हैं। अगर आपको देखना है कि पेपर में क्वेश्चंस किस टाइप के आपके बनते हैं। ओके? ओके स्टूडेंट्स? तो अभी के लिए इतना ही रख लेते हैं और कल मैं आपकी यहाँ पर सेकंड क्लास लगाऊँगी। कल से हमारा शेड्यूल वही आ जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लेना। कल से हमारा वही रेगुलर वाला शेड्यूल रहेगा और क्योंकि अभी 2 दिन से थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, बारिश हो रही थी, तो इस वजह से आपका जो टाइम है वो मुझे यहाँ पर ऊपर-नीचे थोड़ा-सा करना पड़ा। कल से आपका वही टाइम रहेगा और आपके पास मॉर्निंग में ही क्लास का नोटिफ़िकेशन पहुँच जाएगा। ओके? ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एवरीवन एंड हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। बाय बाय एवरीवन।